ख़वातीन व हज़रात, गालिब इंस्टीट्यूट के हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। गालिब इंस्टीट्यूट के हम सब ड्रामा ग्रुप ने ये आज से एक सिलसिला शुरू किया है, मुलाकात एक फनकार से। और इस सिलसिले की पहली कड़ी में हम प्रोफेसर असगर वजाहत साहब के साथ हैं। इससे पहले कि मैं असगर वजाहत साहब का तारुफ पेश करूं या उस प्रोग्राम की तरफ हम चलें, मैं ये चाहूँगा कि हम सब ड्रामा ग्रुप के हवाले से एक दो मिनट आपको बता दूँ, एक दो मिनट में, कि हम सब ड्रामा ग्रुप 1974 में गालिब इंस्टीट्यूट के तहत बेगम आबिदा अहमद साहिबा ने इसकी बुनियाद डाली थी। और उसके बाद 1974 से अब तक मुसलसल तहजीब व सकाफत और ड्रामे को लेकर हम सब ड्रामा ग्रुप चल रहा है। और बेशुमार ड्रामे इन्होंने 1974 से अब तक किए हैं। बेगम आबिदा अहमद की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में बहुत सारे वर्कशॉप किए गए हैं। और गालिब पर ही ड्रामे नहीं पेश किए गए, बल्कि गालिब इंस्टीट्यूट के फेस्टिवल में जो हम हर साल दिसंबर में मनाते हैं, उसमें हर साल एक गालिब पर ड्रामा पेश किया गया। उसके अलावा गुज़िश्ता 7 वर्षों से हम उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद भी कर रहे हैं। और हम सब ड्रामा ग्रुप बहुत ही सरगर्मी के साथ रवां दवा है। बेगम आबिदा अहमद ने जो उसूल ज़वाबित मुरत्तब किए थे इस ग्रुप के लिए, और उनकी रहनुमाई में जिस तरह से ये सरगर्म था, अब भी हमारी कोशिश है कि ये उसी तरह से सरगर्म रहे। इसके तहत बेगम आबिदा अहमद मेमोरियल लेक्चर का इनेकाद हर साल किया जाता है। और अब इस साल से ये एक नया सीरीज शुरू किया जा रहा है कि मुलाकात एक फनकार से। और इस मुलाकात में हम आज पहली कड़ी में प्रोफेसर असगर वजाहत साहब के साथ मौजूद हैं। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत एक इस कॉल से या इस नज़्म से या यहाँ से करना चाहूँगा कि हमें कुछ शब्द पसंद नहीं है राजगुरु। कौन से शब्द राजन? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, विरोध, शिक्षा, ये शब्द हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका क्या किया जाना चाहिए? मेरे विचार से इनकी हत्या कर देना चाहिए। बहुत सही कह रहे हो राजगुरु, लेकिन कैसे? मैं एक एक शब्द को पकड़ कर लाता हूं, आप इसे मारते चले जाइए। हाँ, ठीक है। सबसे पहले गरीबी को लाओ। गरीबी को गोली मार दी गई, बेरोजगारी को गोली मार दी गई, विरोध को भी गोली मार दी गई। गोली मारते मारते राजन का निशाना चूक गया। एक गोली राजगुरु को लगी, राजगुरु मर गए। और जिन शब्दों की हत्या की गई थी वे सभी जीवित हो गए। ये शब्द हैं, ये अल्फाज हैं, ये ख्याल हैं, ये फिक्र है असगर वजाहत साहब की, जिनसे आज हम महवे गुफ्तगू हैं, जिनसे आज मुलाकात एक फनकार के तहत हम आज आमने सामने हैं। प्रोफेसर असगर वजाहत साहब 5 जुलाई 1946 को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 1968 में आपने अलीगढ़ से एमए किया और 1974 में पीएचडी। उसके बाद पोस्ट डॉक 1981 से 83 तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपने की। 1971 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबा हिंदी में बहसियत लेक्चरर तकर्रुर हुआ आपका। लेकिन आप 1960 से ही तख्लीक व तनकीद के काम में मुनहमिक हैं। तालिब इल्मी के ज़माने से ही आप लिख रहे हैं। 1960 और आज 2020, यानी गुज़श्ता 60 वर्षों से आपका कलम रवां दवा है। और इन 60 वर्षों में आपकी तकरीबन 20 किताबें शाये हो चुकी हैं, जिनमें 5 नावल, 5 अफसानवी मजमुए, 6 फुल लेंथ ड्रामे, 1 नुक्कड़ नाटक का मजमुआ, 1 सफरनामा और 2 तनकीदी व अदबी मज़ामीन पर मुश्तमिल किताब। आपकी मशहूर किताबों में 7 आसमान, मैं हिंदू हूँ, कैसी आग लगाई, उम्र भर सफर में रहा, स्वर्ग में 5 दिन वगैरह अहम है। ड्रामों का जिक्र मैंने नहीं किया कि बाद में इस पर ड्रामे पर बात गुफ्तगू होगी।
और अंग्रेजी में कहानियों का मजमुआ लाइज हाफ टोल्ड। इसके अलावा आपकी तख्लीक़ात, आपकी के ड्रामे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे हो चुके हैं और खेले भी जा चुके हैं। इसके अलावा इटालियन में एक ड्रामा, एक किताब आपका तर्जुमा हुआ है, आपकी कहानियों का मजमुआ इटालियन ज़बान में तर्जुमा होकर सेंट्रो दी स्टूडियो दी डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली देगली स्टूडियो दी वेंजिया से 1987 में शाये हो चुका है। आपकी तख्लीक़ात हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर मकबूल है और वहाँ कोर्सेज में भी शामिल है। BBC हिंदी के 2007 में मेहमान मुदीर रहे। मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम निगारी की आपने। हंस और वर्तमान साहित्य के मेहमान मुदीर रहे और हिंदुस्तानी सिनेमा से बहैसियत स्क्रिप्ट राइटर मुंसलिक हैं। मास कम्युनिकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डायरेक्टर रहे हैं आप और टेलीविज़न के लिए भी बेशुमार प्रोग्राम लिखा है, जिनमें उर्दू गज़ल पर भी एक प्रोग्राम आपका बहुत मकबूल है। आपको कथा अवार्ड से नवाजा गया। 2005 में लंदन की एक तंजीम ने आपके नॉवेल को इनाम से नवाजा और ड्रामे की खिदमात के हवाले से संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी आप नवाजे जा चुके हैं। इसके अलावा बेशुमार ऐसी तख्लीक़ात हैं, आपकी चीज़ें हैं और आप खुसूसन तक़सीम हिंद के हवाले से, फसादात के हवाले से, इंसानियत के हवाले से और इंसान की कसम-कुर्सी के हवाले से आपका कलम हमेशा दवा रहता है। वो कहानी हो या वो ड्रामा हो या वो दूसरी तख्लीक़ात हो। खुसूसन ड्रामा निगार के बहुत मकबूल है। आपके ड्रामे के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ इससे पहले मेरी ख्वाहिश है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप अपने किसी ड्रामे का भी एक हिस्सा हम सबको पढ़कर सुनाएं, हम सबके सामने उसकी क़िरत करें। उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू की जाएगी। प्रोफेसर असगर वजाहत साहब। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं आप लोगों से हम कलाम हूँ, बातचीत हो रही है। मुझे ये मौका दिया गालिब इंस्टीट्यूट ने, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये सिलसिला जो आप शुरू कर रहे हैं ये लगातार आगे बढ़ता रहे और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। आपने जैसा फरमाया है कि मैं अपने ड्रामे का, किसी ड्रामे का कोई हिस्सा पढ़ करके सुनाऊं, तो एक ड्रामा है मेरा जिसका नाम है godse@gandhi.com। जी, godse@gandhi.com। इसका उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है जी, और मंजर जली साहब ने किया है, जो इस प्रोग्राम में अभी शामिल हैं, देख रहे हैं इसको। जी, जी, जी। और इस ड्रामे के ऊपर जो है वो एक फिल्मसाज जो है फिल्म भी बना रहे हैं, राजकुमार संतोषी जी, फिल्म बन रही है इसके ऊपर। ये पैरा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। पैरा हिस्ट्री का मतलब ये है सर कि अगर ये न हुआ होता, ये हो जाता तो क्या होता। तो इस ड्रामे में ये तस्वुर किया गया है कि गांधी जी को जो गोली मारी गई, गांधी जी अगर बच गए होते तो क्या होता। गांधी जी बच गए। तो ये ड्रामा शुरू होता है इसी कॉन्सेप्ट से कि गांधी जी बच गए और गांधी जी बचने के बाद ये ख्वाहिश करते हैं कि वो सबसे पहले हेलो जी, जी, गांधी जी ये ख्वाहिश करते हैं कि वो गोडसे से मिलेंगे। जी, गोडसे से मिलने की उनकी ख्वाहिश जो है ये पूरी होती है और ये एक सीन है जिसमें वो गोडसे से मिल रहे हैं। इसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये भी देखिए, आवाज आ रही है कोई? सुजान कौर साहिबा बराए करम अपना माइक म्यूट कर लें। जी, जी जनाब। जो आवाज आएगी तो डिस्टर्ब होता रहेगा। जी। तो सीन के फॉर्मेट ऐसे बनाए गए हैं कि ये एक अनाउंसमेंट होता है सीन से पहले, जी, एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, और उसके बाद सीन शुरू होता है। तो अभी स्टेज के ऊपर कोई नहीं है, वो ब्लैक है, काला है, और अनाउंसमेंट हो रहा है। गांधी जी अपनी जिद पर अड़े रहे, बड़े बड़े नेताओं की अपील करने
अखबारों के एडिटरों की राय और जनता के निवेदन के बावजूद वो नाथूराम गोडसे से मिलने गए। राजहट और बालहट के साथ लोगों ने गांधी हट को भी जोड़ दिया। गांधी अपने प्रोग्राम के मुताबिक ठीक 8 बजे दिल्ली जेल के गेट पर पहुंच गए। धीरे धीरे रोशनी आती है। जेल में नाथूराम अपनी कोठरी में शीशों के पीछे खड़ा है। सामने से गांधी आते हैं, उसके साथ जेलर भी। गांधी नाथूराम को देखकर, ये क्या, बीच में लोहे की सलाखें क्यों हैं? जेलर, महात्मा जी यही हुक्म मिला है कि। गांधी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, इस तरह से कोई बात नहीं हो सकती, नाथूराम को बाहर निकालो। जेलर, महात्मा जी मुझे माफ कीजिए। गांधी, बल्लभ से पूछो। जेलर, कहा गया है जैसा आप कहें। गांधी, तो ठीक है, गोडसे को बाहर निकालो। हवलदार लोहे के फाटक का ताला खोलता है, नाथूराम को बाहर निकालता है। उसके हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ी हैं। गांधी जेलर से, नाथूराम की हथकड़ियां और बेड़ियां खोल दो। हवलदार नाथूराम की हथकड़ियां और बेड़ियां खोल देता है। गांधी जेलर से, अब तुम जाओ। जेलर हैरत से, क्या क्या महात्मा जी, क्या? गांधी, हाँ अब तुम जाओ। जेलर, लेकिन आपकी सिक्योरिटी के लिए। गांधी, मुझे यकीन है नाथूराम अब मुझ पर हमला नहीं करेगा। जेलर और हवलदार चले जाते हैं। धीरे धीरे गांधी नाथूराम के सामने खड़े हो जाते हैं। नाथूराम उनकी तरफ नफरत से देखता है और मुंह फेर लेता है। गांधी भी उधर मुड़ जाते हैं जिधर गोडसे ने मुंह फेरा है। आखिरकार दोनों आमने सामने आते हैं। गांधी हाथ जोड़कर गोडसे को नमस्ते करते हैं। गोडसे कोई जवाब नहीं देता। गांधी, नाथूराम, परमात्मा ने तुम्हें हिम्मत दी और तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सच्चाई और हिम्मत के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। नाथूराम, मैंने तुम्हारी बधाई पाने के लिए कुछ नहीं किया। गांधी, फिर तुमने अपना जुर्म क्यों कबूल किया? नाथूराम गुस्से में, जुर्म? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने यही बयान दिया है कि मैंने तुम पर गोली चलाई थी। मेरा उद्देश्य तुम्हारा वध करना था, तुम्हारी जान लेना था। गांधी, तो तुम मेरी हत्या को अपराध नहीं मानोगे? नाथूराम, नहीं। गांधी, क्यों? नाथूराम, मेरा उद्देश्य महान था। गांधी, क्या? नाथूराम, तुम हिंदुओं के शत्रु हो, सबसे बड़े शत्रु। इस देश को और हिंदुओं को तुमसे बड़ी हानि हुई है। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, अर्थात हिंदुत्व को बचाने के लिए मैं एक या सैकड़ों की जान ले सकता हूँ। गांधी, ये तुम्हारे विचार हैं। मैं विचारों को गोली से नहीं, विचारों को विचारों से मारने पर यकीन करता हूँ। नाथूराम, मैं अहिंसा को अस्वीकार करता हूँ। गांधी, तुम्हारी मर्जी। मैं तो यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। नाथूराम घबरा कर, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? गांधी, मैं अदालत में बयान देने भी नहीं जाऊंगा। नाथूराम और ज्यादा घबरा के, नहीं नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। गांधी बहुत धीरे से, गोडसे, तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है। मुझे मेरे अंतरात्मा की आवाज सुनने दो। मुझसे वो यही कह रही है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। नाथूराम गुस्से में, मैं तुम्हारी हत्या के आरोप में फांसी पाना चाहता था। फांसी, फांसी। गांधी, परमात्मा से मांगो तुम्हारे मन को शांत रखे। दूसरों के लिए हिंसा और अपने लिए भी हिंसा, ये क्या है नाथूराम? तुम तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण के कर्म में ज्ञान, दया, क्षमा, आस्तिकता होनी चाहिए।
नाथूराम, मुझे मेरा कर्म मत समझाओ गांधी, मैं जानता हूँ मेरा कर्म क्या है। गांधी, ईश्वर तुम्हें शांति दे। गांधी मुड़ जाते हैं और गोडसे उन्हें देखता रहता है। ये एक छोटा सा सीन था इस ड्रामे का जो मैंने आपके सामने पेश किया। जी, ड्रामे में और आगे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसका जिक्र कभी बाद में, या जो पढ़ना या देखना चाहेंगे लोग वो पढ़ या देख सकते हैं। जी सुनाइए। बहुत अच्छा। ये बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर असगर वजाहत साहब। खातिन हज़रात, आपने देखा कि किस तरह की किस फिक्र को और किस अंदाज से पेश किया गया कि गांधी अगर आज होते या बच गए तो जेल में जाकर ये पूरी गांधीयन फिलॉसफी को सामने रखा गया है। और गांधी जी का यही एक नेचर था कि वो वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें माफ करने आया हूं। और आज जो सूरत हाल है, और गांधी के को हम सब लोग बहुत याद करते हैं और हर 2 अक्टूबर को याद करते हैं, पूरे साल याद करते हैं, लेकिन उनकी फिक्र और उनके ख्यालात पर कितना अमल करते हैं ये हमारे लिए भी फिक्र की बात है और गौर करने की बात है। और यहाँ इस ड्रामे में भी जो बात आई है तो उन फिक्र की तरफ आपने हम सब की तवज्जो दिलाई है। और असगर व्यास साहब ने ये ड्रामा लिखा और इस ड्रामे पर फिल्म भी बनने जा रही है जैसा कि आपने फरमाया। और पैरा हिस्ट्री की बात ये हो रही है। और अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, खासकर जंग आज़ादी की तारीख को हम देखते हैं, तो उस तारीख को देखने में असगर वजाहत साहब के कई ड्रामे हमारी मदद करते हैं। जैसे फिरंगी लौट आए कि किस तरह हुकूमत की दोहरी पॉलिसी है, उस पर आप उन्हें ये फिरंगी लौट आए, मुझे जो लगता है ये ड्रामा 1995 में ये लिखा गया था। उसके अलावा आप पार्टीशन के हवाले से बहुत ही मकबूल और मशहूर ड्रामा है आपका जिस लाहौर नहीं रखा वो जंगिया नहीं। इन दो जो ये ड्रामा आलमी शोहरत याफ्ता है और न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर, बल्कि कराची, लाहौर, सिडनी, न्यूयॉर्क और दुबई में भी ये ड्रामे पेश किए गए। हबीब तनवीर साहब की हिदायत में पहले उन्होंने श्री राम सेंटर ऑफ रिपर्टरी के लिए तैयार किया था, फिर बाद में ये उन्होंने अपने नया थिएटर के तहत खेलते रहे और बहुत मकबूल हुआ। उसके अलावा अन्ना की आवाज़ आपका ड्रामा है जो मुखालिफिन को किस तरह से अपना बनाते हैं और किस तरह से अपना बनाने का फन आता है जो आज हम देख रहे हैं, जिसका तर्जुमा पंजाबी और गुजराती में भी हुआ। खुसूसन असगर वजाहत साहब फिरंगी लौट आए और जिस लाहौर नहीं रखा, इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो चूंकि ये पार्टीशन के हवाले से है और वहां फिरंगी किस तरह से लौटे, इन दोनों ड्रामा के हवाले से आप उस पार्टीशन को जिस तरह से देखा है उस पर आप आज के दौर में आकर के क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि ये ड्रामा कितना कारगर आज के जमाने में ये है? देखिए, ऐसा है कि ये ड्रामा जो है जिस लाहौर ने देखा, ये जब खालिद अहमद इसको कराची में करना चाहते थे तो उनको पुलिस कमिश्नर से परमिशन नहीं मिली थी और उन 3 एतराज किए गए थे कि भाई ये ड्रामा क्यों परमिशन नहीं दी जा रही। तो उन्होंने मुझे लिखा था कि पहला उन्होंने एतराज ये किया था कि ड्रामा निगार जो है ये हिंदुस्तान से इसका ताल्लुक है। दूसरा उन्होंने किया था कि ये जो बूढ़ी औरत है इसका किरदार जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर दिखाया है इसको। और तीसरा एतराज ये था कि ड्रामे में मौलवी का कत्ल हो जाता है, तो इस वजह से परमिशन नहीं दे रहे। लेकिन उन्होंने गोथे सेंटर में, जर्मन इंफॉर्मेशन सेंटर में ये ड्रामा किया और ड्रामे के जो वहाँ रिव्यूज आए वो मुझे भेजे थे। तो वहाँ डॉन में और स्टार में और दूसरे अखबारों में जो रिव्यूज थे, एक रिव्यू में लिखा हुआ था कि ये ड्रामा रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है जो आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। तो रिलीजियस टॉलरेंस की बात जो है वो आज के माहौल में, आज के हालात में भी कितनी जरूरी है ये हम सब जानते हैं कि आपका या किसी का भी जो मजहब है वो इसका बेसिस न बने कि उसके साथ आप कैसा बर्ताव करें, कैसा व्यवहार करें। सबके साथ आप एक सा अच्छा बर्ताव करें, रिलीजन को उसके अंदर शामिल ना करें। तो ये ड्रामे का जो एक जिसे कहना चाहिए कि थ्रस्ट है, तो वो थ्रस्ट ये है। इसी के साथ साथ
आमतौर से ये होता है कि जो रिलीजियस लोग होते हैं, मौलवी होते हैं, पंडित होते हैं, उनको ड्रामों में या अफसानों में या नावलों में विलेन बनाते हैं। लेकिन मैंने अपने ड्रामे में उसको विलेन नहीं बनाया। एक मौलवी है जो इसमें तकरीबन एक पॉजिटिव हीरो कैरेक्टर है। इसके जरिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिलीजन अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। बहुत, कोई भी मजहब है वो अच्छी बातें आपको सिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है, बांट के शेयर करना सिखाता है, शेयरिंग सिखाता है। तो इसलिए मजहब को बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मजहब के नाम पर जो लोग सियासत करते हैं, मजहब के नाम पर जो दुकानदारी करते हैं, मजहब के नाम पर जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसकी मुखालफत होनी चाहिए, मजहब की नहीं होनी चाहिए। तो ये दो तीन बातें हैं जिसकी वजह से ये ड्रामा। और दूसरी बात ये कि ह्यूमन रिलेशनशिप, इसमें ये है कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इंसानियत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और वो इंसान को इंसान से जोड़ने का एक बहुत बड़ा, बहुत ही ये वो है। तो ये चीज़ें थी जिनकी वजह से ये ड्रामे जो हैं ये काफ़ी पॉपुलर रहे और जगह जगह हुए। जी जी। इस ड्रामे को हबीब साहब ने डायरेक्ट किया और बहुत मकबूल हुआ। आपका और हबीब साहब का एक तरह से ये एक बड़ा प्रोडक्शन था, और 89 में ये खेला गया था, और उस वक्त हबीब साहब भी अपने उरूज पर थे और आपके भी ड्रामे बहुत मकबूल थे। तो हाँ उनके देखिए, क्या ये तजुर्बात रहे? हाँ बहुत दिलचस्प बात है। जी देखिए, हबीब साहब का जो पूरा स्टाइल था जिससे उन्हें शोहरत मिली, जिससे वो स्टैब्लिश हुए, वो एक तरह से फोक था, जी। लोक, है हम्म, ना। जी ये ड्रामा जो है ये एक रेगुलर, जिसे कहना चाहिए कि स्टेज प्ले, बहुत ही डायलॉग बेस्ड और स्टोरी बेस्ड और कैरेक्टर बेस्ड ये प्ले था। जी इस तरह के प्लेस हबीब साहब करते नहीं थे आमतौर से। जी आमतौर से वो फोक लेते थे, फोक से करते थे, स्ट्रक्चर्ड प्लेस वो नहीं करते थे, और ये बहुत स्ट्रक्चर्ड प्ले है। जी तो जब मुझे पता चला, मैं यूरोप में था, मुझे पता चला कि हबीब साहब ये ड्रामा करना चाहते हैं, तो मुझे काफ़ी हैरत हुई थी कि ये उनका स्टाइल नहीं है, जी ये क्यों उन्होंने लिया। लेकिन जब उन्होंने इसको किया तो उनसे बेहतर डायरेक्शन और कोई मेरे ख्याल से जी जी आज तक इसको नहीं दे पाया है। इसमें जो मौलवी का किरदार था, मौलवी के किरदार को जो उन्होंने मैनरिज्म दिया, जो स्टाइल दिया, जी 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 वो इतना यूनिक और इतना नया था और इतना बढ़िया था, इतना जेन्युइन था कि मैंने उनसे पूछा कि हबीब साहब ये आपने कैसे दिया। तो हबीब साहब ने कहा कि शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं कि मेरे वालिद जो हैं वो मौलवी थे, जी जी मैंने अपने वालिद का मैनरिज्म जो है वो इस कैरेक्टर को दे दिया। तो जी अब आप ये अंदाजा लगाइए कि कितने जेन्युइन उनके एफर्ट थे, किस तरह से उन्होंने स्टेज के लिए कैरेक्टर्स को बनाया था, बिल्डअप किया था, कि उनको उन्होंने रियलिटी से, जिंदगी से जोड़ दिया था, जिंदगी से सीधे उनका ताल्लुक पैदा कर दिया था। तो इस तरह से उनका बहुत उम्दा डायरेक्शन था, और बहुत और बहुत कामयाब रहे। और उन्हीं के ड्रामों को, उन्हीं के प्रोडक्शन को देखकर फिर और दूसरी जबानों में और दूसरे मुल्कों में भी इसके शोज हुए। तो जी हबीब साहब के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों के बड़े अच्छे, बड़े कॉर्डियल जो है वो रिलेशंस रहे। हर चीज़ को हम डिस्कस करते थे, और उसके बाद उसको फाइनल शेप जो है वो मिलता था। तो ये एक माने में बड़ा अच्छा तजुर्बा था। जी। ये हबीब साहब का ये प्रोडक्शन हमने कई कास्ट के साथ देखा है, और कई बार हबीब साहब खुद भी इस प्रोडक्शन में आए स्टेज पर, और जैसे दीपक किया करते थे, या उसमें जो गीत शामिल है। और हबीब साहब के इस प्रोडक्शन के स्केच मैंने उनकी डायरी में भी देखे हैं कि पहले वो कॉस्ट्यूम के स्केच बनाते थे, सेट के स्केच बनाते थे, और उसके बाद फिर वो करते थे। और इस तरह से उनके ज़्यादातर ड्रामों का ये है। उसी तरह से आप आगे, जैसे अभी आपने गोडसे एंड गांधी के हवाले से आपने बात की, तो ये गोडसे और गांधी का .com जो ड्रामा है,
इसका ख्याल कैसे आपको ये आया और किस तरह से आपने उसका पूरा उस पर काम जो करना ये है, क्योंकि इस तरह के टॉपिक पर बाद में तो और गुफ्तगू हुई, लेकिन आपने पहल किया मुझे लगता है और ये ड्रामा आपने लिखा, तो ये ख्याल कहाँ से इस तरह से जो आया आपके जहन में? देखिए, ऐसा है कि हिस्ट्री में या नेशनल मूवमेंट में मेरी दिलचस्पी रही है बहुत शुरू से। अक्सर मैं ये सोचता था कि जो गांधीयन लोग थे, पुराने गांधीवादी थे, जैसे विनोबा भावे, जी जैसे जेपी, एक माने में एक जेपी को अगर छोड़ दें आप, विनोबा भावे को लें, विनोबा भावे जो है वो आज़ादी के बाद बहुत इर्रेलेवेंट से हो गए थे। मतलब न तो उनके काम की कोई इम्पोर्टेंस सामने आती थी, न वो कहीं इंटरवीन करते थे मसाइल में। मैं गया, मैंने उनके आश्रम देखे, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको देखा, और मैंने ये सोचा कि अगर गांधी जिंदा होते तो क्या गांधी भी इसी तरह से इर्रेलेवेंट हो जाते। तो ये ख्याल किया कि नहीं, गांधी न होते, क्योंकि गांधी का जो विजन था, गांधी की जो विजडम थी, गांधी जो चाहते थे करना, वो बहुत बड़ा काम था। वो बड़ा काम था, वो सिर्फ आज़ादी नहीं थी। गांधी ने खुद लिखा है और कहा है कि मेरा मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं है, आज़ादी से आगे भी है, आज़ादी से आगे भी है। तो आज़ादी से आगे वो क्या है? तो वो गांधी की फिलॉसफी और गांधी के काम के जरिए से अगर हम उसको एक्सटेंशन देते हैं, अगर हम उसको आगे बढ़ाते हैं, तो वो बात हमारे सामने आती है। बिल्कुल। तो इस ड्रामे में यही बात आई, और इसका सबसे पहले जो है टॉम वाल्टर ने इसके शो किए थे। टॉम वाल्टर खुद इसमें गांधी बने थे, और इसके बाद फिर इसके शोज जो हैं वो गुजराती में निमेश देसाई ने किए थे, कन्नड़ में इसके शोज जो हैं वो कंटेश हैं, उन्होंने किए। तो इस तरह से ये ड्रामा जो है वो कई जबानों में हुआ, और अभी भी हो रहा है ये दिल्ली में और बाकी जगहों पर। तो ये था पीछे ख्याल। ये वही फिर बात ये है कि टॉम वॉल्टर जिस तरह के ड्रामों के लिए मशहूर है, मकबूल है, या जिस तरह की ट्रेनिंग के लिए वो मकबूल है, ये पूरा एक ये कह लीजिए कि गांधी एंड godse.com जो है, ये कई जगहों पर कंट्रोवर्सी भी लोगों को लग सकता है कि गांधी एंड गॉडसे को लेकर के ये किया है। और अक्सर टॉम वॉल्टर के ड्रामों में इस तरह के कंट्रोवर्शियल ना तो टॉपिक नजर आते हैं, ना उनके फॉर्मेट में वो चीजें नजर आती हैं। मैंने कई प्रोडक्शन उनके देखे हैं। तो इसके साथ फिर कैसे मतलब उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया? जैसे हबीब साहब फोक को लेकर करते थे, और जिस लाहौर ने व्याख्या, टॉम वॉल्टर जिस तरह का प्रोडक्शन करते हैं उसमें ये फिर अलग तरह का एक प्रोडक्शन। तो ये किस तरह से? देखिए, हाँ, नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस पूरे ड्रामे में यानी गोडसे और गांधी.com कहीं किसी कैरेक्टर को, गोडसे को या और किसी को, ऐसा नहीं किया गया है कि उसको डाउनग्रेड किया गया हो, उसको कुछ नीचे लाया गया हो, या उसको कुछ अननेसेसरली उसको विलेन बनाया गया हो। ये ड्रामा दरअसल जोर देता है इस बात के ऊपर कि डायलॉग होना चाहिए था। तो गांधी कहते हैं गोडसे से कि जब तुमने मेरे ऊपर हमला किया, तो उसके बाद कुछ लोग तुम्हें बहुत पसंद करने लगे और कुछ लोग तुम्हें नापसंद करने लगे। मैं बीच का रास्ता निकालना चाहता हूँ, और बीच का रास्ता है डायलॉग का रास्ता, बातचीत का रास्ता, गुफ्तगू का रास्ता। तो ये नाटक जो है ये इस बात पे जोर देता है कि दरअसल प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो डायलॉग है। अगर आप बात करेंगे तो उससे कोई रास्ता निकलेगा। तो इसलिए ये मतलब दोनों में से किसी के लिए नेगेटिव नहीं है। और फिर नाटक के दरमियान दोनों बदलते हैं। गांधी भी अपने स्टैंड को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, गोडसे भी अपने स्टैंड पर फिर से ख्याल करता है, फिर से सोचता है। और दोनों जब ड्रामे के आखिर में हम देखते हैं कि दोनों जो हैं वो एक माने में बदले हुए किरदार हैं, कुछ बदल गए हैं दोनों, जी, है ना? इसलिए कि उनके बीच गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई है, ये बात।
जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों के बीच अब डायलॉग नहीं रहा है, और डायलॉग न होने की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं। और जो इस ड्रामे का मैसेज है कि डायलॉग से हम अपने अपने ख्याल पर, अपनी बातों पर गौर करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हमें अगर लगता है कि बदलना चाहिए तो बदलते भी हैं, और दूसरे भी इस तौर पर बदलते हैं। तो डायलॉग ज़रूरी है, जो बहुत बड़ा मैसेज ये देता है। और आपके ड्रामों में, ज्यादातर ड्रामों में ये चीजें देखी गई है कि जो हम रंगी लौट आए भी देखते हैं, या जिस लाहौर ने व्याख्या भी देखते हैं। एक ड्रामा और है आपका, पाकिट मार रंग मंडल। ये इसके जो इसका उन्वान है, नाटक का नाम ही है पाकिट मार रंग मंडल। तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे रंग मंडल में जो चीजें हैं, जो चीज हो रही हैं वहां, और आपकी ये ज्यादातर ड्रामों में ये है कि जहां भी आपको लगता है कि यहाँ ये बुराई है, ये ऐब है, और ज्यादातर ये कि एहतजाज नजर आता है आपके ड्रामों में। जो चीजें हैं वो बहुत सॉफ्ट और बहुत सेटल्ड एहतजाज वो है, उस तरह से नारेबाजी तो नहीं है, लेकिन सेटल्ड है। तो क्या इस पॉकेट मार में भी, मैंने पढ़ा नहीं है ये, तो इसमें भी क्या रंग कर्म को देखिए लेकर के कुछ? मैं अर्ज करूं कि ये अगर ड्रामे के सिर्फ नाम पे गौर करें तो ये लग सकता है कि ये शायद बिल्कुल कोई प्योर एंटरटेनमेंट वाली चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये ड्रामा भी एक मेरे ज़ाती तजुर्बे के ऊपर ये मुबनी है, इसको बढ़ाया है। एक बार मुझे फ़ोन आया, किसी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जो साहब फ़ोन कर रहे थे कि मैं आपका एक ड्रामा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ कीजिए, लेकिन आप इससे पहले क्या किया है आपने? तो उन्होंने कहा साहब सच सच बता दूं आपको? तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बता दीजिए। तो कहने लगे कि मैं पॉकेट मार था, जेब काटा करता था। अच्छा। तो मैंने कहा फिर आप ड्रामे कैसे करने लगे भाई, पॉकेट मारी करते करते? तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई एक बार मुझे एक आदमी की जेब काटना थी, मैं उसका पीछा कर रहा था। वो चला गया ड्रामा देखने के लिए एनएसडी में, तो मैंने भी टिकट ले लिया, क्योंकि मुझे तो उसका पीछा करना था, मुझे मालूम था कि पैसे इसके पास हैं, इसकी जेब काटना है। तो मैं भी बैठ गया साहब ड्रामे में जाके, और जिंदगी में पहली बार मैंने कोई ड्रामा देखा, क्योंकि मेरा काम तो पॉकेट मारना था, ड्रामे से मुझे क्या मतलब। तो उस ड्रामे को देख करके जो मेरी आंखें खुल गई, और मैंने पॉकेट मारने वारने का तो ख्याल ही दिमाग से निकल गया, और जाके मैंने डायरेक्टर के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा भाई मुझे भी साहब आप अपने साथ जोड़ लीजिए, मुझे भी आप ड्रामा करना सिखा दीजिए, है ना? जी जी तो जी। ये उन्होंने मुझे बताया। तो ये ड्रामा जो है ये दरअसल पॉकेट मार आदमी था, वो ड्रामा शुरू करता है, और लोग ये समझते हैं कि अरे ये तो जाहिल आदमी, ये तो कुछ नहीं जानता है। तो उसको वो जिसे कहना चाहिए कि चाहते हैं कि सीन से बाहर हो जाए, जी लेकिन वो स्ट्रगल करता है कि मैं अपने आप को एज ए डायरेक्टर जो है इस्टेब्लिश करूंगा। तो ये एक बड़ी पॉपुलर डिज़ाइन है कि जहाँ जो है वो कमज़ोर आदमी अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, और उसके सामने रुकावटें आती हैं, और वो बाद में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है। ये जो एक बनता है, तो ये इस ड्रामे का कंटेंट है। तो ये जी ड्रामा भी अभी स्टेज पर हो रहा है, कई जी। शहरों में इसके स्टेजेस हुए। नहीं, बहुत अच्छा ये। और आपके ड्रामों में एक तरफ ये प्रोसिनियम के लिए आपने लिखे हैं, और प्रोसिनियम पर ड्रामे खेले गए हैं। वहीं आपके ड्रामे नुक्कड़ पर बहुत मकबूल हुए हैं, और आज से नहीं, ये बहुत पहले से। और सच्ची बात यह है कि मैं जब दिल्ली आया था, तो ड्रामा करने से पहले मैंने ड्रामा देखा था। और उस देखने में जो कुछ ड्रामे मैंने नुक्कड़ पर देखे थे, मैंने अपनी एमफिल और पीएचडी मेरी नुक्कड़ ड्रामे पर ही है। और खुद बहरूप आर्ट्स ग्रुप के नाम से एक ग्रुप है, जहां आपके ड्रामे भी खूब रीडिंग हुई है। शायद अनवर साहब के साथ आप वाकिफ हैं कि आपके ड्रामे की भी खूब रीडिंग हम लोगों ने की है वहाँ। और जो नाटक हमने देखा था, शमसुल इस्लाम साहब का ने किया था, गड्ढा, सबसे सस्ता गोश्त, तो नुक्कड़ पर बहुत मकबूल थे। उसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रामे हैं जो प्रोसिजन नुक्कड़ पर खेले गए हैं, जैसे वीर गति या महाबली, अक्की,
और कल्पना जन पाई नहीं, ये बहुत अच्छा है, शहंशाह बेताज, ये तमाम ड्रामे आपके हैं। खुसूसन गड्ढा और सबसे सस्ता गोश्त बहुत मकबूल हुआ, शमसुल इस्लाम साहब ने इसे किया था। तो और वहाँ पूरा एक जो आपका खास मौजू एक है कि हम यकजहती का ये दें, हम फसाद से बचें और हम चीज़ों बिल्कुल से बिल्कुल बचें। जी हाँ, बहुत सही आप फरमा रहे हैं। ये ड्रामा जो है सबसे सस्ता गोश्त, जी इसके बारे में शमसुल इस्लाम साहब ने मुझसे कहा कि हमने इसको इतनी बार किया कि हमने फिर गिनती छोड़ दी। हमने शायद 1000 या 2000 तक हम गिनते रहे, फिर हमने इसको गिनना बंद कर दिया, फिर हमने इसको गिना नहीं। और उन्होंने कहा कि हमारा ग्रुप जब ट्रेन से सफ़र करता था तो किसी स्टेशन पर अगर ज़्यादा देर गाड़ी रुकती थी तो हम प्लेटफार्म पर ये ड्रामा कर देते थे, और जब ट्रेन चलने लगती थी तो हम सब चढ़ जाते थे ट्रेन पर। तो इस ड्रामे में उन्हीं की कोशिशों से एक बार शबाना आज़मी ने भी काम किया, जी और दूसरे बड़े जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी किया। तो ये ड्रामा भी जो है वो एक तरह से कम्युनल हार्मनी के ऊपर ड्रामा है। जी जी ये ड्रामा भी, और देखिए कम्युनल हार्मनी जो है वो हमारे जैसे मुल्क की एक बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है हमारी। तो एक दूसरे के लिए हमारे अंदर टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे तब तक उस स्पेस वो स्पेस जो है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो बिल्कुल पाएगा। तो ये ड्रामा जो है, और ये इस तरह से भी हुआ, मैं आपको बताऊं। अच्छा, नुक्कड़ नाटक में होता है कि जहाँ हो रहा है तो लोग अपने मुकामी लोग जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स भी को इसमें जोड़ देते हैं। जी जी तो जी एक बार क्या हुआ कि किसी ने मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी कि आपका ड्रामा है, ये फर्ज कीजिए कि रायगढ़ में हुआ था, हम्म, इसकी स्क्रिप्ट हम आपको भेज रहे हैं, ये सबसे सस्ता गोश्त आपका ड्रामा है। तो वो जब मैंने स्क्रिप्ट देखना शुरू की तो मैंने देखा कि वो तो मेरा ड्रामा तो है ही नहीं, वो तो कोई और तो वो जी जी उन्होंने उसमें इतना जोड़ा था, इतना जोड़ा था, इतना जोड़ा था कि वो साहब ये बड़ा ही जखीम ड्रामा बन गया था। जी तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है नुक्कड़ नाटक के साथ, उसको लिखने वाला भी और करने वाला भी दोनों उसको मानते हैं। उसको जी ये मानते हैं कि डायरेक्टर के और राइटर का जो रिलेशनशिप है तो वो उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी नहीं है कोई। जी जी क्योंकि मकसद ये है कि आप बात को पहुंचा दें। जी मकसद ये नहीं है कि हर्फ बहर्फ आपकी बात दूसरे तक जाए। जी जी मकसद ये है कि आपका जो थॉट है, आपका जो आइडिया है, वो आइडिया कम्युनिकेट हो। और बिल्कुल उस आइडिया कम्युनिकेशन में डायरेक्टर को और एक्टर को भी जी जी ये आज़ादी है कि वो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ जोड़े। तो ड्रामा चूंकि एक कलेक्टिव आर्ट है, जी जी इंडिविजुअल आर्ट नहीं है, कलेक्टिव आर्ट है। तो बेशक कलेक्टिव आर्ट में हमेशा इंसान को, राइटर को भी और डायरेक्टर को भी, सारे लोगों को एक फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग भी जब परफॉर्म करते रहे हैं कि सिर्फ हम लोग थीम डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा ये थीम है, अच्छा आप ये बात कहिएगा, आप ये बात कहिएगा, आप ये बात कहिएगा। स्पॉन्टेनिटी भी वहाँ और वहीं पर फिर इम्प्रोवाइज करते हैं और उसमें ऑडियंस भी शामिल हो जाती है। और ऐसा इन ड्रामों के साथ देखा गया कि पिछले दिनों जब हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये है, और आपका जैसे शाह आलम कैंप की रूहें जो है, या एक आपकी बहुत मुख्तसर कहानी थी जिसको हम लोगों ने नुक्कड़ के फॉर्म में या ड्रामे के फॉर्म में किया था। आवाज आपकी चली गई। म्यूट आवाज म्यूट। आवाज आपकी चली गई। जी आ गई। तो आपके जो ये है शाह आलम कैंप की रूहें, या एक बहुत छोटी सी कहानी आपकी है मुश्किल काम, तो हाँ इन बिल्कुल। सबको लेकर के भी कहानी ये किया गया है कि मुश्किल काम में बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन जितनी बड़ी बात कही गई है उसमें, और जिस तरह से ये कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम क्या होता है, बूढ़ों को मारना होता है या नौजवानों को मारना होता है, औरतों को मारना होता है, एक शाहखाने में बात हो रही है एक ऐसी जगह पर, और वहां जो आखिर में निकल करके आता है कि सबसे मुश्किल काम बच्चों को मारना है क्योंकि अपने बच्चे याद आने लगते हैं उस वक्त।
तो इस तरह से जो चीजें हैं, या शालम कैंप की रूह पर जो पूरी सीरीज है आपकी, उसको लेकर जो नुक्कड़ नाटक किए गए हैं, और नुक्कड़ पर एक ऐसा फॉर्म है जो अवाम के बीच हम अवाम की बातों को लेकर जाते हैं, और उसमें बहुत स्ट्रांग मैसेज आपका रहा है और इन नाटकों के हवाले से। और शमसुल इस्लाम साहब का एक लंबी सीरीज है, लंबा काम है, इमरजेंसी से पहले से काम कर रहे हैं, इमरजेंसी के जमाने में उन्होंने अपना नहीं ग्रुप का नाम भी बिल्कुल आप सही बदला। कह रहे आपको हैं, उनका इस्लाम बहुत बड़ा साहब के कंट्रीब्यूशन। साथ, जी जी, तो आपको शमसुल इस्लाम साहब के साथ काम करके, या आपके नाटक जब उन्होंने हाँ किए या देखिए आप बहुत पढ़े, अच्छे तो हैं। कैसा ये रहा? देखिए ऐसा है कि एक जमाना था दिल्ली में, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 73-74 के आसपास की, कि ये स्ट्रीट प्ले यानी स्ट्रीट प्ले मूवमेंट शुरू हुआ था। जी। और मकसद ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए। हर आदमी टिकट खरीद के या ऑडिटोरियम में जाके नाटक नहीं देख सकता। जी जी, तो जो नहीं देख सकते, क्या उनके लिए नाटक नहीं है? बिल्कुल। मैक्सिको में मैंने देखा, मैक्सिको सिटी में बहुत बड़े बड़े पेंटर, बहुत मशहूर पेंटर जिनकी पेंटिंग वहाँ लाखों करोड़ों रुपए की बिकती है, वो लोग जो हैं वो दीवारों पर, शहर के बाहर गलियों में, सड़कों पर दीवारों के बाहर पेंटिंग कर देते हैं। जी तो जी, उनसे लोग कहते हैं कि आपकी तो पेंटिंग इतनी कीमती है, अगर आपने कैनवस पे करके इसको बेचा होता तो आपको करोड़ों रुपए मिलते। आपने यहाँ फुटपाथ पे दीवार के ऊपर इसको बना दिया। तो जी उनका यही कहना था कि देखिए जो आर्ट है वो उन लोगों के लिए भी है जो उस तक पहुंच नहीं पाते, जी, उस तक पहुंच नहीं पाते। तो नुक्कड़ नाटक भी उन लोगों के लिए है जो नाटक तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन उनको नाटक देखना चाहिए, ड्रामा देखना चाहिए। बिल्कुल। तो शमसुल इस्लाम साहब हैं, और इन्होंने बहुत इस सिलसिले में बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किए, और इनका ग्रुप जो है बहुत ही एक्टिव ग्रुप है। इसके बाद जो है सफदर हाशमी है, सफदर हाशमी ने भी मेरे कुछ नाटक और रमेश उपाध्याय के नाटक किए। कविता नागपाल का नाम आता है, कविता नागपाल भी उन दिनों नाटक करती थी। उन्होंने मेरा फिरंगी लौटाए किया है, और उसके बाद कुछ नुक्कड़ नाटक किए। तो नुक्कड़ नाटक का जो आंदोलन था वो बहुत अच्छा और बड़ा आंदोलन था। धीरे धीरे उसके अंदर जो है कुछ वो स्लो होने लगा, और आजकल शायद जो है वो काफी मांद पड़ गया है। जी, ये नुक्कड़ नाटक ने समाज में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम भी किया है, और बहुत सारा कुछ तब्दीली का काम भी किया है। और उन जगहों पर झुग्गियों में जाकर के मजदूरों की फैक्ट्रियों के दरवाजे पर, या मजदूरों के लिए बहुत काम किया सफदर हाशमी साहब। तो इस मामले में पूरा उनकी बल्कि मौत भी नुक्कड़ नाटक करते हुए, गोली लगी उनको, और फिर उसके इसमें गए। तो जन नाट्य मंच, निशात नाट्य मंच, या इस तरह से बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो मुसलसल काम कर रहे थे, लॉकडाउन से पहले भी काम कर रहे थे, और बड़ा काम किया है। लेकिन आपके काम को हम देखते हैं, या आपके ड्रामों को जिन लोगों ने डायरेक्ट किया है, उनमें हम देखते हैं कि जो हिदायतकार की फहरिस्त जो मेरे सामने है, जो मैं जहां तक समय मैं जान पा रहा हूं, उनमें अलग अलग तरह से काम करने वाले लोग हैं। जैसे हबीब साहब का बिल्कुल फोक पर बेस था, टॉम ऑल्टर साहब बिल्कुल अलग तरह के नाटक करते थे, एम के रैना साहब वो कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह के इनके फोक को लेकर ज्यादा काम करते रहे, वामन केंद्रे। तो इन जो ये लोग जो थे, और दूसरी तरफ नुक्कड़ पर शमसुल इस्लाम, सफदर हाशमी, कविता नागपाल, तो ये हिदायतकार, अलग अलग तरह के हिदायतकारों ने आपके नाटक किए। तो उनके साथ कैसा आपका तजर्बा रहा, और किस तरह से इन लोगों ने आपके नाटकों को कितनी हद तक कामयाबी से? देखिए ऐसा है कि जो जो अच्छा हिदायतकार है, जी जो अच्छा डायरेक्टर है, तो वो डायरेक्टर आमतौर से राइटर के साथ काम करता है। क्यों? इसलिए राइटर के साथ काम करता है कि जो मूल बात है, जो बुनियादी बात है, वो तो आ रही है राइटर की तरफ से। जी जी उस बुनियादी बात को डायरेक्टर जो है एक्सटेंशन दे रहा है। जी डायरेक्टर उस लफ्ज को, जो अल्फाज लिखने वाले के हैं, उन अल्फाजों को वो आवाज दे रहा है, शक्ल दे रहा है।
और आवाज और शक्ल इस तरह से दे रहा है कि वो अल्फाज और बेहतर तरीके से लोगों तक जाएं, बेहतर तरीके से जाए लोगों। तो वो सबसे पहले तो वो जो अल्फाज हैं उनको समझेगा, ये समझेगा कि इनके अंदर कितना ताकत है, कितना फोर्स है, किस लिए लिखे गए हैं, किस तरह से राइटर ने सोचा है कि इनकी अदायगी होना चाहिए, वो क्या निकालना चाहता है। क्योंकि आप देखिए एक लफ्ज के कई मतलब होते हैं, जी, लिखे हुए लफ्ज के कई मतलब हो सकते हैं। तो आप सिर्फ लिखे हुए लफ्ज को लेकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ड्रामे में एक्टर कैसे बोलेगा, है ना। जी। तो वो बात पता चलती है कि जब आप राइटर के साथ बैठ करके उसको डिस्कस करते हैं। तो इनमें से बेहतर जो डायरेक्टर्स रहे, बहुत नामी डायरेक्टर्स हैं, ये एम के रैना वगैरह हैं, वामन केंद्रे हैं और टॉम अल्टर हैं जी। और दूसरी लैंग्वेजेस के भी हैं, जैसे निमेश देसाई गुजराती के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो ये सारे लोग जो हैं ये डिस्कस करते थे, थॉट प्रोसेस जो है वो हम लोग कोशिश करते थे कि हम एक दूसरे को समझें और डायरेक्टर कैसे इसको एक्सटेंड करना चाहता है, कैसे इसको और पावरफुल बनाना चाहता है, वो बात समझें। वो बात समझ करके हम उसको, अगर हमें लगती है कि हम कोई सजेशन दे सकते हैं तो हम दें, वरना हम ये कहें कि भाई आज के ऊपर आप फिर से गौर कीजिए, फिर से आप देखिए इसको। जी। इसी तरह से एक्टर्स के साथ भी एक्टर अलग से राइटर से बात करते हैं, डायरेक्टर से तो कर ही रहे हैं, वो राइटर से भी बात करते हैं कि राइटर के दिमाग में इस लेकर के क्या कॉन्सेप्ट है। जी। यही नहीं, फिल्म में भी करते हैं, क्योंकि एक्टर को कैरेक्टर के बारे में सबसे ज्यादा वो बता सकता है जिसने उसे क्रिएट किया है ना, क्रिएट किया। तो राइटर चूंकि एक्टर को कैरेक्टर क्रिएट करता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा उस कैरेक्टर के बारे में जानता है ना। तो ये एक तरह से प्रोडक्शन जो है वो एक ऐसी गाड़ी है जिसके दो पहिए बराबर से चलने चाहिए, राइटर का और डायरेक्टर का, तभी हम बहुत अच्छे प्रोडक्शन तक पहुंचते हैं, तभी हमारा अच्छा प्रोडक्शन जो है वो प्ले का होता है। और बहुत से ग्रुप्स में, हिंदुस्तान में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यूरोप के बहुत से ग्रुप्स में थिएटर कंपनी के साथ राइटर एग्रीमेंट करता है कई साल के लिए। जैसे मैं 5 साल आपके साथ रहूंगा, 5 साल मैं आपके साथ काम करूंगा, नाटक लिखूंगा, आपके ग्रुप में रहूंगा, तो वो ग्रुप के साथ मिल करके नाटक लिखते हैं। वो सबसे आइडियल सिचुएशन होती है जो हमारे यहाँ अभी नहीं है। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और हिंदुस्तानी थिएटर की जो बात हम करते हैं, यहाँ जो हम देख रहे हैं पूरा ट्रेडिशन, इसमें राइटर को कहीं दूर रख दिया जाता है जनरली थिएटर में। कि बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि आपके प्ले प्रोड्यूस हो गया, खेला भी जा चुका और आपको खबर भी नहीं है कई जगहों पर। तो जब जो मीडियम एक्टर का और राइटर ने क्रिएट किया है और एक्टर उसको पेश कर रहा है, और क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस है इसलिए ये मीडियम एक्टर का है, लेकिन ज्यादातर इसको जो है डायरेक्टर का मीडियम हमने बना दिया है। किसका प्ले देखने जा रहा हूं तो एमके का प्ले देखने जा रहे हैं, किसका जा रहा है तो हबीब साहब का प्ले है। लेकिन वहां राइटर कहीं दूर किनारे पे, हाशिए पर कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म में हम देखते हैं कि वहां डायरेक्टर का मीडियम है, लेकिन वहां आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। ये सूरत हाल है। लेकिन ये है कि इससे मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के साथ, लोगों को आगे बढ़ना होता है। और मेरे ख्याल से मेरी ये राय है, एक सजेशन है कि बहुत से लोग जो है स्क्रीन के ऊपर सवाल अपने डाल रहे हैं, है ना। अगर आप मुनासिब समझें तो हम गुफ्तगू को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो लोग देख रहे हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा ये लगे कि भाई उनकी भी बात जो है वो आ रही है। बिल्कुल उनसे हम शेयर करेंगे। मैं उनसे शेयर करने से पहले आपके फिल्म के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लेना चाहता हूँ या आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने टेलीविजन के लिए बहुत लिखा। तो जब आप टेलीविजन के लिए लिखते हैं
और जब आप स्टेज के लिए लिखते हैं, और इन दिनों आप अपने 2 ड्रामों को की फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं राजकुमार संतोषी जी के लिए, गोडसे एंड गांधी.com और जिस लाहौर ने व्याख्या वो जन्मियानी। तो आप जब स्टेज के लिए लिखते हैं और टेलीविजन और फिल्म के लिए लिखते हैं, दोनों में क्या फर्क आपको लगता है? सुनिए, ऐसा है कि दोनों आर्ट फॉर्म है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं, नजदीक भी हैं लेकिन अलग भी हैं। जी जी। तो नजदीक भी हैं, अलग भी हैं। तो इस तरह से हम उनके करीब होने का एक फायदा उठा सकते हैं, और हम उनके दूर होने के चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं। जब हम एक कैरेक्टर को स्टेज पर लाते हैं, तो हम स्टेज पर उसके बैकग्राउंड की बहुत फिक्र नहीं करते। जैसे हमने कहा एक डॉक्टर आ गया, एक इंजीनियर आ गया, एक कोई आर्टिस्ट आ गया, लेकिन जब वही एक्टर, वही कैरेक्टर फिल्म में आता है, तो उसकी बैकग्राउंड हमें चाहिए होती है, हमें बैकग्राउंड में जाना जरूरी होता है, क्योंकि फिल्म को देखने वाला जो है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इस फॉर्म में आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं थिएटर के मुकाबले। थिएटर में आपके लिए लिमिटेशन है, जबकि फिल्म में आपके लिए लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आप डायलॉग लिखते हैं थिएटर के लिए और फिल्म के लिए, तो दोनों में एक बुनियादी फर्क ये है कि डायलॉग जो प्ले में बोला जा रहा है वो मंच से वो बोल रहा है, वो स्टेज से बोल रहा है, और जो सुनने वाले हैं वो बैठे हैं। सुनने वाले जो दूर भी बैठे हैं, उन तक जो उसके जोर से बोले हुए डायलॉग्स हैं, ऊंची आवाज के डायलॉग्स हैं, आमतौर से वो पहुंच रहे हैं। लेकिन जो वो विस्परिंग है, मान लीजिए कि वो सरगोशी कर रहा है, ये सरगोशी जो है वो वहां बैठे हुए आदमी तक थोड़ी मुश्किल से पहुंचती है। फिल्म में वो बहुत आसानी से जाती है। तो डायलॉग्स का जो एक तरह का लेवल है, वो थिएटर में वो बॉडी लैंग्वेज के साथ आके जुड़ जाता है। बॉडी लैंग्वेज और जो डायलॉग है, ये दोनों शामिल हो जाते हैं, जबकि फिल्म में जो है वो बॉडी लैंग्वेज का उतना रोल नहीं है जितना रोल जो है वो डायलॉग की डिलीवरी का है। तो डायलॉग की डिलीवरी को इस तरह का होना चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं जो कि एक दूसरे से अलग करती हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से और भी कुछ चीजें हैं, और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जहाँ पर फिल्म जो है वो ज्यादा डिमांड करती है आपसे कि आप ज्यादा एलिबोरेट हों, ज्यादा आप बताएं, आप किसी भी इशू के बारे में गहराई के अंदर जा सकें। ड्रामा वो काम जो है वो एक्शन से और डायलॉग से करता है। तो ये मेरे ख्याल से 1-2 फर्क हैं इस तरह के। हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जस्टिस बदरुद्दोज़ अहमद साहब मौजूद हैं, रक्षंदा जलील साहबा मौजूद हैं, शबिया त्रिपाठी जी मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारे तालिबे इल्म हैं जो मौजूद हैं, हादी सरमदी मौजूद है। तो अब जैसा कि प्रोफेसर असगर वजाहत साहब ने कहा, अगर रक्षंदा जलील साहबा कुछ पूछना चाहती हैं, या शबिया जी या कोई और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो बराए करम अपना हैंड रेज कर दें या अपने आप को अनम्यूट कर लें, और आप असगर वजाहत साहब से कुछ भी पूछ सकते हैं आज के टॉक के हवाले से, इस मौजू के हवाले से, ड्रामे के हवाले से, फिल्म के हवाले से। अगर कोई साहब कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके लिए अब ये है। रक्षंदा जलील साहबा, अगर कुछ तासुरात ही आपके अगर हो, बदरुद्दोज़ अहमद साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, अगर आपके 2 जुमले भी हमारे लिए बहुत होंगे। हादी सरमदी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी। मैं डॉक्टर काव्यम, जी जनाब, मुझे ये इस प्रोग्राम में शरीक होने का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमने शुरू किया है गालिब इंस्टीट्यूट में कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों तक
एक तरह से लिटरेरी डिस्कशन या डिस्कोर्स पहुंचाया जाए जी और इसके साथ साथ प्रोफेसर वजाहत जैसे शख्सियतों को हम सामने रखें और उनकी जिंदगी पे और काम पर कुछ रोशनी डालें। जी जी आजकल ये बहुत ज़रूरी है। और एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि वीडियो स्टार्ट कर जी, दीजिए। वीडियो की पे आ जाए तो चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर दिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि खास तौर से जी जो यंगर जनरेशन है उनको एक गुज़िश्ता ज़माने से लिंक ज़रूर होना चाहिए। और जैसे वजाहत साहब ने एक बहुत ही, ये तो मैं प्ले इनका ज़रूर पढ़ूंगा और देखूंगा, जो इन्होंने गांधी.com वाला जो जी इन्होंने बताया, जो अल्टरनेटिव हिस्ट्री है कि अगर ये ना होता तो वो होता, क्या होता। तो ये बड़ा दिलचस्प है और इसमें मेरे ख्याल में आज की तारीख में ये बहुत ज़रूरी है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, अगर वो उस तरह से नहीं हुए होते तो क्या होता, क्या होता। उनको देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये ड्रामे की शक्ल में तो और भी दिलचस्प हो जाएगा। और इसका ज़रूर मेरे ख्याल में मैं रक्षंदा साहिबा से कहूँगा कि इसको देखा जाए और शायद हम सब ड्रामा ग्रुप भी ये ड्रामा करें। तो जी जरूर। हाँ, वो सुन रही हैं, वो उनका क्या जवाब आता है ये मुझे नहीं मालूम। बट ये बहुत खुशी हुई कि ये बड़ा कामयाब हुआ ये सेशन। और इसमें और भी जितने भी लोग हैं उनको अगर कोई सवालात हों तो जी जी या तो हाथ रेज कर लें या अपने आप को कैमरे पे ले आएं और फिर उससे डॉक्टर काजिम साहब उनसे सवाल पूछ लेंगे और जी वजाहत साहब उनको अपनी तरफ से जितना भी उनको जवाब देना हो तो वो दे पाएंगे। जी 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 रक्षंदा साहिबा, आप जी रक्षंदा जलील साहब, आप आपकी आवाज नहीं आ रही है। या तो कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, ये क्या है, वो माइक तो ऑन है, म्यूट में नहीं है वो। हाँ, म्यूट में नहीं है वो, आवाज नहीं आ रही है। और कोई अगर सवाल करना चाहते हैं, जब रक्षंदा जलील साहिबा कनेक्ट हो रही हैं, हादी साहब कुछ सवाल करना चाहते हैं आप ड्रामे से जुड़े हुए से वाबस्ता रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत अच्छा लग रहा है, एक असर हाजिर के बड़े ड्रामा निगार से असर हाजिर के एक बड़े नाक़िद, जो ड्रामे के नाक़िद हैं, डॉक्टर काजिम साहब की गुफ्तगू बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं कि ये अर्ज करता चलूँ कि काजिम साहब हमारे सरपरस्त भी रहे हैं और उन्हीं से सब कुछ सीखा है हमने। और असगर वजाहत साहब को मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि वो अच्छा लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे खुशी की बात यह है कि मैंने जब स्टेज नाटक करना शुरू किया था तो पहला नाटक ही मैंने जिन लाहौर ने व्याख्या वो जन्मिया ही किया था। बहुत बहुत खुशी की बात है सर। ये 95 की बात है। तो उस वक्त तो ड्रामे की समझ भी नहीं थी और धीरे धीरे शाहिद अनवर जो हमारे मेंटोर रहे, उन्होंने मेरी तरबियत और ड्रामे के बारे में, समाज के बारे में, ज़िंदगी के बारे में उन्होंने समझ दिया और हमारी तरबियत हुई। और आज अच्छा लग रहा है कि काजिम साहब आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरे स्टेज की शुरुआत आपके ड्रामे से हुई है, तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है मुझे भी भाई, बहुत खुशी हो रही है, बहुत उम्दा। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये ड्रामा हम लोगों ने JNU इफ्ता की तरफ से किया था, जिस लाहौर ने व्याख्या। मैं JNU में उस वक्त तालिब इल्म था और हादी साहब भी थे और हम लोग उस ड्रामे के हिस्सा थे।
आसिफ नकवी साहब हमारे दरमियान है, अगर जी हादी साहब कुछ सवाल ये है असगर उजाज साहब से कि आज का जो दौर है, आज जो समाज इस तरफ जा रहा है, आज के समाज में है जो समाजी मानवीयत है उसके हिसाब से लोग कम ड्रामे लिख रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? क्या वजह है कि लोग कंटेम्परेरी इश्यूज पर बात नहीं करते और बिलखुसूस उर्दू ड्रामा या हिंदुस्तानी ड्रामा जो है कमजोर है इन मानों में? तो आप कुछ रोशनी डालें। हाँ, देखिए उसकी कई वजूहात हैं, और जब आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान की दूसरी ज़ुबानों में, जैसे मान लीजिए कि मराठी में या बांग्ला में या कन्नड़ में ड्रामों का जो सीन है, जो जिस तरह से ड्रामे होते हैं, वैसे हिंदी में क्यों नहीं हो रहे? इन ज़ुबानों में बहुत लाइव थिएटर है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं पूना गया था तो पूना में लोगों ने बताया कि यहाँ मराठी थिएटर इतना लाइव है और इतना ज़्यादा यहाँ किया जाता है कि हर शाम को यहाँ 20-20, 15-15, 20-20 जो है वो प्लेस होते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है और हिंदी में ऐसा क्यों नहीं है? एक पता नहीं कुछ ऐसा हुआ है कि लोगों के साथ, आवाम के साथ, देखने वालों के साथ हिंदी ड्रामे का रिश्ता पूरी तरह बन नहीं पाया। हिंदी ड्रामे का रिश्ता उन लोगों के साथ बन नहीं पाया जिनको वाकई ड्रामा देखने का शौक है, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हिंदी ड्रामे ने कभी ये कोशिश नहीं की कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। उसने हमेशा फंडिंग के लिए कोशिश की है कि हमें यहाँ से पैसे मिल जाएं तो हम ड्रामा करें। तो जब आपको कहीं से पैसे मिल जाते हैं और आप ड्रामा करते हैं तो आप फिर देखने वाले की फिक्र नहीं करते। देखने वाला फिर बाहर हो जाता है आपकी स्कीम से। लेकिन अगर आपको देखने वाले से पैसा चाहिए, अगर आपको बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चाहिए, तो फिर आपके ध्यान में ये रहता है कि भाई इसको जो देखेगा उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको मजा आए, उसे कुछ सीखने को मिले, वो ऐसी बात हो जो उसके दिल की निकली हुई बात है, तभी वो आएगा देखने के लिए। तो बॉक्स ऑफिस की तरफ तवज्जो न देना भी एक वजह। तीसरी वजह ये है कि जिस तरह से चीज़ों को, मतलब जो सहूलतें मिलना चाहिए ड्रामा करने वालों को, जैसे आप दिल्ली में देखिए कि अगर आप रिहर्सल करना चाहें तो रिहर्सल करने की जगह भी आपको हज़ारों रुपए रोज किराए पे मिलेगी। तो आप नाटक क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जबकि इन जबानों में, मान लीजिए कन्नड़ में या मराठी में आप जाइए तो रिहर्सल करने की जगह जो है आम तौर से मुफ्त आपको मिलती है, बहुत कम पैसे पर। वहाँ के अदारे, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने बहुत बड़े बड़े ऐसे कल्चरल सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ आपको रिहर्सल करने की जगह मिल जाएगी। तो मतलब ये तीन मोटी मोटी बातें मैंने बताई, और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये आपने सही कहा कि हिंदी ड्रामा जो है, या उर्दू ड्रामा या हिंदुस्तानी ड्रामा, ये उस तरह से डेवलप नहीं है जैसे कि दूसरी ज़ुबानों के हिंदुस्तान में है। एक सवाल और है मेरा कि सीरियस नाटक या पॉलिटिकल थिएटर जिसको कहते हैं, वो उसकी भी कमी नजर आती है, और उसको तफरीह का जरिया ज्यादा, तफरीह का मतलब ये नहीं कि तफरीह तो है ही, लेकिन तफरीह में पॉलिटिक्स या जो एक्सक्यूज मी आप सुजान साहब, आप प्लीज अनम्यूट रखें। एक सवाल किया जा रहा है, उसके बाद आपको मौका जरूर दिया जाएगा। जी हादी साहब कंप्लीट करें। हाँ, तो पॉलिटिकल या जो है नाटक कम हो रहे हैं, जैसे आपके यहाँ देखा जाए तो आपके यहाँ पॉलिटिक्स नजर आती है। एक्सक्यूज मी साहब, ये सुजान साहब आप राय करम आप म्यूट रखें। जी मुझे एक सवाल पूछना,
जी आप जरा सा म्यूट रखें, एक सवाल है उसका जवाब अगर साहब दे लें, उसके बाद फिर आपको मौका दिया जाएगा। जी सर मैं यही कह रहा ये था पॉलिटिकल कि थिएटर नहीं हो रहा है। जी हाँ, थिएटर जो है वो सीरियसली नहीं लेते हैं लोग। मैं देख पा रहा हूँ कि उसको तफरी का मतलब ही बहुत ही फूहड़ मजाक तक चीजें पहुंच जा रही हैं। लिखने वाले भी वैसे कर रहे हैं, डायरेक्टर भी उसी तरह से। तो आप इसकी क्या वजह मानते हैं कि सीरियस या देखिए पॉलिटिकल? ऐसा है कि थिएटर या कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो एक, जिसे कहना चाहिए, तलवार पर चलने जैसा काम है, जिसमें कि एक मैसेज भी हो, पॉलिटिकल मैसेज भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, लोग देखना भी चाहें। अगर सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज होगा तो वो फिर ड्रामा नहीं होगा, वो फिर तकरीर हो जाएगी किसी लीडर की। तो लीडर की तकरीर सुनने तो कोई नहीं जाएगा, है ना। अगर हम ये चाहेंगे कि हमारे ड्रामे को देख करके लोग एक्टिविस्ट बन जाएं, लोग पॉलिटिक्स में चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हमें पॉलिटिक्स का वहाँ तक, आइडियोलॉजी का वहाँ तक इस्तेमाल करना है जहाँ तक वो लोगों को और इंटरटेनमेंट के साथ मैच करे और दोनों का मिल जाए। जी बेहतर। मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल दूं, ऋतु घटक, बंगाल के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ऋतु घटक, उनसे हम लोगों ने एक बार पूछा था कि आर्ट और आइडियोलॉजी का क्या रिश्ता है। तो उन्होंने कहा आर्ट और आइडियोलॉजी का वही रिश्ता है जो दाल और नमक का है। जी अगर नमक ज्यादा हो जाएगा तो आप दाल नहीं खा पाएंगे, अगर नमक कम होगा तो आप दाल नहीं खाएंगे। तो आइडियोलॉजी जो है वो नमक है ना। तो इस तरह से फिक्र और फन काम का जो है। चैलेंजिंग, ये जी काम चैलेंजिंग है। इस काम को करने में बहुत मेहनत और बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है, आसान काम नहीं है। और फिर जब थिएटर का ही सीन डाउन है तो फिर इस तरह के थिएटर का सीन तो आप जानते ही। जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी आसिफ नकवी साहब हमारे साथ हैं, अगर आप कुछ जी अपने। जी जनाब। जी जी अजगर भाई जी बहुत जनाब, मजा आ रहा है। आदाब आदाब अजगर भाई। अजगर भाई बहुत मजा आ रहा है, और खास तौर से आपको और शमसुल इस्लाम को सलामत रखे। एक तो चीज मैंने ये लिखी थी बीच में आपकी गुफ्तगू में। जी जी वो कलेक्टिव मतलब डायरेक्शन होता था शमसुल इस्लाम साहब के यहाँ, क्या जो क्या नाटक का ये है। एक तो मैं कहता हूँ स्ट्रीट फॉर्म में तो डायरेक्शन जो है वो एक कलेक्टिव थिएटर है, स्ट्रीट फॉर्म, जी है ना। बेशक और बेशक। दूसरी चीज बस सर भाई ये पूछना चाह रहा था कि जननाट्य मंच ने पहले, कविता ने, फिर बाकी लोगों ने किए, आप फरंगी लौटाए, फिर उस पर भी किया। आसिफ आ रही है साहब आवाज? जी आसिफ साहब आवाज आ रही है जी? अच्छा जी आवाज आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा जी। तो स्ट्रीट भी किया और वो भी किया, क्या नाम है आपका, प्रोसीनियम थिएटर भी किया। आप क्या पूछा, एक बार पूछ। जी आवाज आ रही, चलिए ठीक है, बस ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था असगर भाई कि जो स्ट्रीट थिएटर की, खासतौर से हिंदी बेल्ट में, आई डोंट नो अबाउट मच लैंग्वेज थिएटर, कि हिंदी बेल्ट में जो दिल्ली में और आसपास स्ट्रीट थिएटर के साथ हुआ, और हमारे जननाट्य मंच के साथ भी, कि उसमें से ड्रामे का आंसर कम और मैनिफेस्टो और प्रोपेगेंडा ज्यादा हो गया, नंबर एक। दूसरी, इधर सियासी पार्टियों ने और मार्केट ने स्ट्रीट थिएटर की फॉर्म को अपने अपने प्रोडक्ट के, अपनी आइडियोलॉजी के प्रचार के लिए किया। तो उसमें आपके जैसे लिखे हुए गोश्त, वो क्या नाम है आपका, ठंडा गोश्त कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। सस्ता गोश्त। जी जी जी, सबसे सस्ता गोश्त और फरंगी लौट आए, जो सब जननाट्य मंच ने भी मेरे आने से पहले किया था। तो उन सब की गुंजाइश नहीं रही। जैसे अभी आपने ऋत्विक घटक वाली बात की थी कि नमक बहुत बढ़ गया, है ना। जी जी बेशक आप सही बात कह रहे हैं अजीज साहब, बहुत सही बात है ये। आपने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टीज ने, और दूसरा ये है कि जो बिजनेस है, जो जो व्यापारी हैं, जो कारपोरेट है, या जो अपना 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 माल बेचना चाहते हैं, उन दोनों ने मिल के नुक्कड़ नाटक को डाउन किया, नुक्कड़ नाटक नीचे चला गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, किसी भी आर्ट फॉर्म से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना कि वो कोई सी बहुत बड़े
चेंज का टूल बनेगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। वो लोगों को सिर्फ सेंसिटाइज कर सकता है, लोगों को सिर्फ बता सकता है, लेकिन ये कि वो इनकलाब नहीं कर सके। इनकलाब तो आप ही को करना है। इनकलाब जो है वो ड्रामा नहीं करेगा, शायरी नहीं करेगी, म्यूजिक नहीं करेगी, इनकलाब तो आपको करना है। आप अपना काम उसके ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज जी अपना जी काम जो है वो ड्रामे पे क्यों छोड़ रही हैं? वो उनको करना है जो जी काम करना है। तो इस तरह से अगर ड्रामे को बहुत ज्यादा पॉलिटिकलाइज कर दिया जाएगा या बहुत ज्यादा कॉमर्शियलाइज कर दिया जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो वही हुआ बिल्कुल हमारे यहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी जी, ड्रामे के जरिए अपनी बात कही जा सकती है। अब उस बात को जरूरी नहीं है कि ड्रामा इनकलाब ले आए, लेकिन उसके लिए राह हमवार कर सकता है, उसके लिए आपके को एक रास्ता दिखा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको लेकर आगे बढ़ना है। रखना जलील साहब आप मौजूद हैं, बराए करम आप अगर अपने कुछ तासुरात दें, उसके बाद फिर हम खताम की तरफ बढ़े। रखना जलील साहिबा। मैं अनम्यूट कर लें माइक अपना। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब उन्होंने मेरे ख्याल में एक चैट में लिखा है कि उनका कोई कमेंट नहीं है। अच्छा तो जी जी उन्हें कोई दुश्वारी हो रही है शायद माइक में। जी, ठीक है। तो आप अब ये ख़वातीन हजरात, जैसा कि अभी हम प्रोफेसर असगर वजाद साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं उनके ड्रामे के हवाले से। काजिम भाई एक बात, डॉक्टर काजिम साहब एक बात मुझे भी पूछनी थी डॉक्टर साहब से। जी उमर साहब, उमर मंजूर साहब फरमाएं। जी जी, ड्रामे पे बहुत अच्छी गुफ्तगू और बहुत ही मालूमाती, अच्छी का मतलब है कि बड़ी मालूमाती और बहुत लुत्फ आया हम लोगों को जान करके, मालूमात में भी इजाफा हुआ। जी मुझे सिर्फ सर से ये मालूम करना था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ड्रामे की बड़ी अच्छी रवायत रही है, हम किताबों में या पुरानी तारीख में पढ़ते हैं, लेकिन जब बाद में हम लोगों ने देखा तो जामिया में ड्रामा तो देखा, लेकिन जामिया की जो रवायत थी ड्रामे से मुतल्लिक उसको नहीं कहीं देखा। तो चूंकि सर का ताल्लुक जामिया मिल्लिया इस्लामिया से रहा है, अगर इस बारे में सर कुछ बता सकें कि वहाँ पे ड्रामे का, जामिया में ड्रामे का रवाल या ड्रामे की कमी कैसे हुई, कुछ हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जामिया में बड़ी ज़बरदस्त रवायत रही है ड्रामे की। और इसका मुझे तजुर्बा इस तरह से हुआ कि जब मेरा एक ड्रामा वहाँ स्टेज किया जाने लगा, तो जो ओपन एयर थिएटर था पुराना हमारा जामिया का, तो देखा मैंने वहाँ के ड्रामा देखने के लिए आसपास के गांव के लोग आ गए और वो आके ओपन एयर थिएटर में बैठ गए। मुझे बड़ी हैरानी हुई, उस तरह के लोगों को कभी मैंने ड्रामा देखते हुए नहीं देखा था। तो लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो यमुना साहब ट्रेडिशन है पुरानी, कि जामिया में जब कोई ड्रामा होता है तो आसपास के गांव के लोग भी आते हैं और उसको देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ड्रामे को जामिया ने इतना एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म बनाया था कि जो आम लोगों को भी अट्रैक्ट करता था, आम लोग भी उसमें हिस्सा लेते थे। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे मेरा ख्याल से ये हुआ कि जैसे जैसे चीजें जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज होती चली गई। जैसे जैसे आपने कहा भाई ये करना है, ये नहीं करना, ये होना है, ये नहीं होना, उसूल, कायदे, कानून, ये वो सारी चीजें आती चली गई। तो क्या मतलब इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक तरह से राब्ते की बहुत ज्यादा गिरफ्त में आ गए। तो उस गिरफ्त में आने की वजह से जो एक आज़ादी थी, जो कल्चर और जो उसको जन्म देती है, जो आर्ट को पैदा करती है एक आज़ादी, वो आज़ादी ख़त्म होना शुरू हो गई। तो ये सिर्फ जामिया के साथ नहीं हुआ, बल्कि शांति निकेतन के साथ भी ऐसा, और दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूशन है उनके साथ भी हुआ कि जब आप ज़ाब्ते में बांध देते हैं बहुत ज़्यादा, तब वो चीज़ें जो हैं वो फिर ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। फिर तो आदमी सोचता है अच्छा मुझे इतनी देर से इतनी देर तक ये काम करना है, ये से करना है, अब खत्म बात हो। अच्छा, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जामिया में अभी भी एक बहुत एक्टिव ड्रामा क्लब है जो प्रोडक्शंस करता है, अच्छे प्रोडक्शंस करता है। अब वो अपनी लिमिटेशंस में काम करता है, लेकिन
आमतौर से साल में वो 3-4 बहुत अच्छे प्रोडक्शन कर लेते हैं। जी जी, ये वजह फरमा रहे हैं आप असगर जहाज साहब। खातिन हजरात, आपने देखा कि असगर जहाज साहब ने जिस तरफ रोशनी डाली और ख़ासकर मराठी और कन्नड़ के ड्रामों के हवाले से बात की, तो मराठी में, कन्नड़ में, बांग्ला में ये रवायत इसलिए भी मजबूत है कि वहाँ हमारी सोसाइटी उसको कंट्रीब्यूट करती है। हमारे स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो अपनी जगह, अपने क्लासरूम उनके रिहर्सल के लिए खोल देते हैं कि क्लास के आवर के बाद जो है आप एक कमरा ले लीजिए, उसमें रिहर्सल कीजिए। क्योंकि मेरा ताल्लुक कलकत्ते से है, मैं बचपन वहीं गुजरा है, तो हम लोग भी किसी, जब स्कूल में थे तो स्कूल के एक कमरा हमें दिया जाता था कि यहाँ रिहर्सल कीजिए। कॉलेज में आए तो कॉलेज कमरे मिल जाते थे कि रिहर्सल कीजिए। यहाँ रिहर्सल स्पेस की एक तो कमी है, और दूसरे हिंदुस्तानी थिएटर, हिंदी उर्दू थिएटर जो हम कह रहे हैं, यहाँ अदाकारों की भी बड़ी कमी है कि हम उस तरह से, हमारे घरों से वो आज़ादी नहीं मिलती है जिस तरह से मराठी और कन्नड़ और बांग्ला में मिलती है लोगों को आज़ादी। और ऑडियंस के एक शेड्यूल बना हुआ है कि महीने में हम 1-2 थिएटर 3 थिएटर जरूर देखेंगे, फिल्म देखें या न देखें। हमारे यहाँ वो ऑडियंस नहीं है, बल्कि कलकत्ते में भी हम करते रहे और यहाँ भी फ्री में हम पास भी देते हैं, तो हमारे लोग थिएटर देखने नहीं आते हैं। वो ऑडियंस वही आती है जो थिएटर की ऑडियंस है, हमारी उर्दू हिंदी की ऑडियंस नहीं आती है। इस वजह से हमें लगता है कि थिएटर में जो गिरावट आई है, थिएटर में जो कमी आई है, इसकी बड़ी वजह हमारी ये ऑडियंस, हमारा ये मिजाज भी है कि हमें लगता है कि वक्त नहीं है। मैं आखिर में बिल्कुल चलते चलते अफराज साहब से यही पूछना चाहूंगा मैं कि आप 80s के थिएटर में जिस तरह से थिएटर हो रहे थे, या उस जमाने में आपके प्लेस जो हो रहे थे और जिस तरह से वो मैसेज दिया जाता था, और खुद आपके पास जिस तरह के कमेंट आते रहे होंगे, और 21वीं सदी में जब हम देखते हैं कि इधर के 20 साल में, तो इन दोनों में थिएटर जो हो रहा है उसमें क्या फर्क आपको महसूस होता है, और उसको किस तरह से हमें सही रास्ते पर या पॉजिटिव रास्ते पर ले जाना चाहिए, उसके लिए आपका क्या मशवरा है? एक तो दोनों में क्या फर्क लग रहा है और आपका मशवरा क्या है आगे? देखिए, पॉजिटिव रास्ते पर ले जाना ही जरूरी है जी, और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए ये मैं अर्ज करना चाहता जानना हूँ, चाहता जो हूँ। मेरा अपना तजुर्बा है। सबसे पहले तो जैसा आपने फरमाया कि थिएटर करने वालों की तरफ जो है वो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस, उनका रवैया बदले कि ये जो काम कर रहे हैं ये सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, और समाज का ये फर्ज है कि इनको वो सपोर्ट करे। तो सबसे पहले तो स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो इसको रियलाइज करें। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ कलकत्ते में जगह दे देते हैं क्लास खत्म होने के बाद, तो आप यहाँ रिहर्सल कर सकते हैं। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, खास तौर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, देखिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हैं, जो कितना पैसा है इनके पास, कितनी जबरदस्त इनकी फंडिंग है, ये क्या से क्या नहीं करवा देते हैं। लेकिन आप इनसे कहिए कि कोई एक कल्चरल सेंटर बनाओ, तो ये कल्चरल सेंटर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे कल्चरल सेंटर? हर इलाके में, हर मोहल्ले में, जैसे यूरोप में होता है, मैंने हंगरी में देखा, हर मोहल्ले में एक कल्चरल सेंटर है, लाइब्रेरी है, उसके साथ रीडिंग रूम है, उसके साथ ऑडिटोरियम वगैरह सब कुछ। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? ये डेवलपमेंट का बड़ा एसेंशियल हिस्सा है। क्योंकि अगर मेंटल जो है, कल्चरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर और सारे डेवलपमेंट जो है बेमानी है, बेमकसद है। जी, एक इनको ये रियलाइज करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बड़े पैमाने पर कल्चर के लिए जो है वो पॉलिसीज बनना चाहिए, प्रमोशन की पॉलिसीज बननी चाहिए। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि आप पैसा उसमें किसी को दें, पैसा न दें, आप सिर्फ साधन, कुछ सुविधा, जी, कुछ जगह, कुछ काम करने में आसानी, ये उनको मिलना चाहिए, तभी कुछ होगा। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे शहरों में, जैसे छोटे शहर है, मानिए छोटे शहरों में आप जाएंगे, आपको कोई ऑडिटोरियम वहाँ नहीं मिलेगा, या एक ऑडिटोरियम होगा जो बरसों से बंद पड़ा होगा सरकारी लाख ताले में। तो इस सूरत हाल पर गौर करना चाहिए और इसको बदलने की ज़रूरत है। जब तक आप इसको नहीं बदलेंगे, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आना, जैसे फर्ज कीजिए कि नाटक के ग्रुप जो हैं वो लोगों के साथ अपना बेहतर रिश्ता बनाएं। बिल्कुल। मैं फिर आपको एग्जांपल दूंगा,
मैक्सिको सिटी की, वहाँ मैंने एक नुक्कड़ नाटक देखा। नुक्कड़ नाटक खत्म होने के बाद नाटक करने वाले जो लोग हैं, जो एक्टर हैं, वो एक जुलूस की शक्ल में पूरे मोहल्ले में घूमे और हर घर के सामने जाके उन्होंने ये कहा कि कल आप हमारा ड्रामा देखने के लिए आइए, हम कल फिर करेंगे। तो अगर अभिनेता, अगर एक्टर जो है अपने पूरे कॉस्ट्यूम में आपके घर के सामने खड़ा है और हाथ जोड़ के आपसे ये कह रहा है कि भाई आप ड्रामा हमारा देखने आइए और हम फिर आप कल करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है कि उसके बारे में सोचेंगे, कुछ करेंगे। तो समाज का और ड्रामे का जो ताल्लुक है, वो जो रिश्ता है, वो एक मजबूत रिश्ता बनना चाहिए। ये 3-4 बातें हैं जिसके ज़रिए से आप इस ड्रामे को एक पॉपुलर और अच्छा बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असगर वजाहत साहब। ख्वातीन व हज़रात, भी आप प्रोफेसर असगर वजाहत साहब से महव गुफ्तगू थे। आपने देखा कि किस तरह से ड्रामे के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, समाज के हवाले से, तहजीब के हवाले से आपने गरा कदर ख्यालात से हमें नवाजा। हम आपसे बता दें कि हम ये सीरीज, ये इसकी पहली सीरीज है मुलाकात एक फनकार से। हम जल्द ही किसी और फनकार के साथ मिलेंगे। इसके साथ साथ इस माह के आखिर में या अगले माह के पहले हफ्ते में ही बेगम आबिदा मेमोरियल लेक्चर का इनेकाद किया जाएगा हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से। गालिब इंस्टीट्यूट की ये कोशिश है कि किस तरह उर्दू ड्रामे का या हिंदुस्तानी ड्रामे का फरोग हो। 7 वर्षों से हम उर्दू ड्रामा फेस्टिवल कर रहे हैं। उर्दू का मतलब वो हिंदुस्तानी जिसमें आम बोलचाल की जबान है, जिस जबान में असगर वजाहत साहब ड्रामे लिखते हैं, उसकी स्क्रिप्ट देवनागरी होती है, लेकिन जबान वही हिंदुस्तानी जबान है। और जबान 1 मिनट पे आप जरा सा तो आप जानते हैं कि ड्रामे की जबान जो होती है वो किरदार की जबान होती है, वो मुसन्निफ की जबान नहीं होती है, वो ड्रामा निगार की जबान होती है। जो किरदार जिस तरह का है उस तरह की जबान होती है। उस जबान को फरोग देने के लिए, उन चीज़ों को फरोग देने के लिए और ड्रामा को फरोग देने के लिए इंशाअल्लाह जल्द ही हम जो रिहर्सल स्पेस की कमी है या दूसरी सहूलियात हैं, गालिब इंस्टीट्यूट अपने तौर पर पूरी कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से ग्रुप को या ड्रामे को या फनकार को किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, किस तरह कोशिश कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ बहुत जल्द हम लोग फिर इस सिलसिले की दूसरी कड़ी में किसी एक और फनकार के साथ हम मिलेंगे और जल्द ही हम गालिब इंस्टीट्यूट हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से बेगम आबिदा मेमोरियल लेक्चर में मिलेंगे। आप हमारा फेसबुक देखते रहें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मिलेंगे। असगर वजाहत साहब का शुक्रिया। आप तमाम सामीन और नाजरीन का शुक्रिया जो फेसबुक पर भी हमारे साथ लाइव देख रहे हैं और यहाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इसे फिर यूट्यूब पर भी पोस्ट किया जाए और वहाँ भी देखेंगे, और ये हमारा रिकॉर्डिंग चलता रहेगा। आप तमाम लोगों का एक बार फिर बहुत शुक्रिया जनाब।